तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, कई साथियों का आज से इंटरव्यू चालू हो रहा है जो 0 to 1 में हैं। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आत्मविश्वास के साथ जाइए, मनोबल के साथ जाइए और अपनी अच्छाइयों को लेके जाइए और सामान्य चर्चा करने के तौर पर जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। स्मार्ट बन के जाइए, बढ़िया कॉन्फिडेंट तरीके से जाइए और मन में प्रसन्नता भर के जाइए। बिल्कुल होगा। आप मानिए ना कि आप ही हैं वो कैंडिडेट जिसकी तलाश उनको है, और वो उसी को दिखाइए जैसा आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपकी जो पहचान है उसी को दिखाइए। तो आप सभी को शुभकामनाएं जिनका इंटरव्यू हो रहा है। और अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन है जो पंजाब नेशनल बैंक के 0 to 1 में आया था और इसका एग्ज़ाम 23 फरवरी को हुआ था। ये हमारे साथी जो हैं निखिल अरोड़ा जी ने भेजा था। तो कल हमने 25 सवालों पे चर्चा किए थे। आज हम उसके आगे 25 सवाल आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग आज के 25 सवालों का। तो 25 सवाल शुरू करने से पहले एक छोटा सा करेक्शन है। पिछले वीडियो में 2 सवाल, जिसमें एक सवाल था वर्ल्ड कॉफ़ी डे का, तो वर्ल्ड कॉफ़ी डे का सवाल क्लियर समझ में नहीं आया था। एक्चुअल में वो जो इंटरप्राइजेज जो डेप्ट में आ गया उसी का मैं चर्चा कर लिया था। एक्चुअल में वो पूछा गया था वर्ल्ड कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड कॉफ़ी डे जो है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉफ़ी डे मनाया जाता है और एक्चुअल में इसकी शुरुआत 2015 से हुई है। सभी लोग इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉफ़ी डे मनाते हैं और अपना जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं वो खुशी मनाते हैं। और दूसरा करेक्शन है हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। एक्चुअल में हेडक्वार्टर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का वो वडोदरा में है, गुजरात में। तो ये छोटी सी करेक्शन आप कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवालों पे। आज सवाल नंबर 26 देखिए, इसमें पूछा है प्रियॉरिटी सेक्टर एडवांस कितना है। प्रियॉरिटी सेक्टर का एडवांस कितना, जो टारगेट कितना होता है प्रियॉरिटी सेक्टर का, तो ये होता है 40% ऑफ एएनबीसी या सीओबी। एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और सीओबी क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है। तो ये सरल सा सवाल पूछा था, टारगेट ऑफ प्रियॉरिटी सेक्टर एडवांस। सवाल नंबर 27 देखिए क्या पूछा था, एजुकेशन लोन अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर। एजुकेशन लोन कितना तक प्रियॉरिटी सेक्टर में आता है, तो इसका सही उत्तर है 10 लाख तक का जो है वो प्रियॉरिटी सेक्टर में है। ऐसा सैंक्शन लिमिट में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए तक प्रियॉरिटी सेक्टर में आएगा। अब अगला सवाल देखिए 28 नंबर, लोन अगेंस्ट वेयर हाउस प्रोड्यूस अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर। अगर ये फर्म क्रेडिट में आता है, अगर कोई प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तैयार हो गया, उसको अगर कहीं गोडाउन में वेयर हाउस में रखते हैं तो वेयर हाउस की रिसिप्ट के एजेंट जो लोन मिलता है वो 50 लाख का है और वो 12 महीने तक रिपेबल होता है। तो ये जो होता है प्रियॉरिटी सेक्टर में, इसका सही उत्तर है 50 लाख। अगला सवाल देखिए, सरल सा सवाल पूछा था कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर माइक्रो यूनिट्स। माइक्रो यूनिट्स है और वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में कितना होगा। तो अब होगा ये अप टू 25 लाख। अगर माइक्रो है तो अप टू 25 लाख, और अगर वो स्मॉल है तो 25 से वो 5 करोड़, और अगर मीडियम है तो 5 करोड़ से 10 करोड़। जी हाँ, तो ये इसमें सही उत्तर होगा 25 लाख। अब अगला सवाल है 30, लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या बोलते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट एक्चुअल में कंटिजेंट लाइबिलिटी है। कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब इट मे बी राइज, इट मे नॉट बी राइज, मतलब ये पैदा हो भी सकता है, पैदा नहीं हो सकता। लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी, बैंक गारंटी, ये सब कंटिजेंट लाइबिलिटी है जिनको बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाया जाता है, और ये पैदा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इसलिए उनको आकस्मिक देयताएं बोलते हैं। इसको आकस्मिक देयताएं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 देखिए, मैक्सिमम लोन टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रियॉरिटी सेक्टर। मैक्सिमम लोन टू रिन्यूएबल एनर्जी अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर, ये 15 करोड़, ये मैक्सिमम जो है 15 करोड़ है इसमें। और अगला सवाल है माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। इंडिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो कौन कौन है, तो ये मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, जैन, जोरास्ट्रियन, बुद्ध, ये सब माइनॉरिटी कम्युनिटी है। यहाँ बुद्ध भी लिख दीजिए, तो ये माइनॉरिटी। करंट रेपो रेट पॉलिसी रेट है, करंट रेपो रेट है ये है 5.15%। 5.15%। एक्चुअल में ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है, उनके सिक्योरिटी वगैरह रख के, इसको बोलते हैं करंट रेपो रेट। जिस दर पे आरबीआई बैंकों को उधार देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट।
और पूछा गया है करंट एसएलआर रेट। करंट एसएलआर जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये है 18.25%। 18.25%। एक्चुअल में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं, यह वह अनुपात है जितने बैंक हैं उनको उनकी जमाओं का लोन देने से पहले, क्रेडिट एक्सपेंशन से पहले कुछ हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे, कैश के तौर पे, सोने के तौर पे रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है, उसको बोलते हैं एसएलआर। एक होता है कैश के रूप में जमा करना होता है, उसको बोलते हैं सीआरआर जो 4% है। लेकिन करंट एसएलआर जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी के रूप पे, गोल्ड के रूप में, गवर्नमेंट प्रतिभूति के रूप में जमा करना है, वो अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 18.25% है ये एसएलआर। और पूछा गया इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एसएलआर। तो अब देखिए एसएलआर जो है, अगर एसएलआर बढ़ाया गया तो समझ लीजिए कि वो क्रेडिट एक्सपेंशन को कम करना चाहते हैं, तो ये रिड्यूस इन क्रेडिट एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर एसएलआर कम करा गया तो वो बढ़ाना चाहते हैं, लिक्विडिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस इन लिक्विडिटी। रिड्यूस इन लिक्विडिटी बोलते हैं, या क्रेडिट एक्सपेंशन जो है उस रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इफेक्ट ऑफ इंक्रीज, मतलब अगर एसएलआर बढ़ेगा तो क्रेडिट एक्सपेंशन कम होगा या लिक्विडिटी कम होगा, बाजार में पैसा कम पहुंचेगा। और अगर एसएलआर घटेगा तो बैंकों को अपना पैसा कम रखना पड़ेगा, तो वो पब्लिक में देंगे। चलिए अगला सवाल है 36 नंबर सवाल, इनिशियल पेमेंट इन ओटीएस सेटलमेंट। जब वन टाइम सेटलमेंट करते हैं तो इनिशियल पेमेंट कितना करना है, तो इनिशियल पेमेंट 10% करना है। ओटीएस जैसे आवेदन देना है तो इनिशियल पेमेंट 10% करना है, उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से पेमेंट करना है, तो इसका सही उत्तर होगा 10% ऑफ ओटीएस ऑफर। चलिए अब बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 37, आपके स्क्रीन पर देखिए। सवाल नंबर 37 पूछा है कि हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन मॉनेटरी फंड कहाँ पर है। सरल सा सवाल पूछा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बना लिए होंगे। ये पूछा है इंडियन मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये तो बहुत फेमस है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लॉर्ड्स कहाँ पर है। लॉर्ड्स जो फेमस है क्रिकेट के लिए, एक लंबा हिस्ट्री और इतिहास है। 1726 से देखा जाए तो क्रिकेट की दुनिया में एक ज़बरदस्त उस मैदान का इतिहास है। तो इससे पूछा गया कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर होगा लंदन। लंदन, जी हाँ, क्रिकेट से जुड़ा हुआ फिर एक सवाल पूछ दिया, नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा। और ये तो सभी को पता होगा, क्रिकेट प्रेमी हैं सभी। और ये है ऑस्ट्रेलिया में, जो 18 अक्टूबर और 15 नवंबर 2020 के बीच होगा। मेलबोर्न क्रिकेट जो एकेडमी है वहाँ पर ये इसका फाइनल मैच खेला जाएगा, मेलबोर्न स्टेडियम में। तो ये उसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अब बात करते हैं कि किस भारतीय नागरिक को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, जिसको बोलते हैं भारत रत्न मरणोपरांत। अभी हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और वो दिया गया साथियों गीतकार, संगीतकार और कवि लेखक भूपेन हजारिका जी को। जी हाँ, भूपेन हजारिका असम के रहने वाले हैं और बहुत ही मधुर गीतों से सबका दिल छू लिया। आपको गाना भी याद होगा ना, दिल घूम घूम करे घबराए, लेकिन आप मत घबराइए, आपने सही उत्तर दिया है। ये उत्तर है भूपेन हजारिका जी। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। इनको अपना पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे अवार्ड मिलेंगे। इतने मधुर गीतों से लोगों का उन्होंने रोमांचित किया, उनका खुशियां भरी आनंद दिया है। तो ये सही उत्तर है भूपेन हजारिका जी का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा था सोलर पावर लोकल ट्रेन इंडिया में कहाँ चला पहले, या कहाँ पर है सोलर पावर लोकल ट्रेन, जिसको डेमो बोलते हैं, डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। और ये है न्यू दिल्ली में। इसका सफदरजंग जो स्टेशन है वहाँ से लॉन्च किया गया था। और ये रोहिल्ला से ये जाएगा हरियाणा में, कोई सा है स्टेशन याद नहीं आ रहा है, वहाँ से है। न्यू दिल्ली आप लगा दिए होगे तो उसका उत्तर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 42, आपके स्क्रीन पर देखिए। हु गेट्स वीर चक्र। अभी हाल ही में वीर चक्र दिया गया। और ये विंग कमांडर अभिनंदन, अभिनंदन को तो आपको याद होगा, जो अभी तहलका मचाए थे पाकिस्तान में उतर के, मिग विमान में उतर के। तो इनका विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को जो है वीर चक्र दिया गया, उनको वीर कहलाएंगे। अब अगला सवाल देखिए 43, समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति के बारे में पूछा गया था, ये क्या था। समुद्र शक्ति एक युद्ध अभ्यास था जो इंडो इंडोनेशियन बायलैटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज था, जो अभी अभी विशाखापट्टनम में दिसंबर में ही या नवंबर में कंप्लीट हुआ है।
तो समुद्र शक्ति दो देशों के बीच एक युद्धाभ्यास था जो विशाखापट्टनम में हुआ है मरीन एरिया में। तो ये समुद्र शक्ति के लिए आप लगाए होंगे इंडोनेशिया बायलैटरल मरीन टाइम एक्सरसाइज। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। इंडियाज फॉर्मर टेबल टेनिस कोच, जो दिसंबर में जिनकी दुखद निधन हो गया, ये इंडिया के फॉर्मर टेबल टेनिस कोच हैं, उनका नाम है श्री भवानी मुखर्जी। ये काफ़ी फॉर्मर जो टेबल टेनिस कोच थे इंडिया के, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया, द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया था। ये इनको प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तब उनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इंडियाज़ मोस्ट डेप्ट इन विच करेंसी, इंडिया की सबसे ज़्यादा जो करेंसी है किसमें उधार पर है? तो इस तो सरल सा सवाल था, आप लिख दिए होंगे यूएस डॉलर में है सबसे ज़्यादा डेप्ट, यूएस डॉलर में। चलिए बढ़ते हैं, एक और आसान सा सवाल आया था, रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो ये है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक्चुअल में ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए बोर्ड बनाया गया, जो रेगुलेटर है जो उसको रेगुलेट करता है, उसकी निगरानी करता है, उसके लिए नियम कानून बनाता है और उसकी निगरानी करता है। चलिए अगला सवाल है, देखिए फटका, फटका का फुल फॉर्म पूछा गया था। फटका का फुल फॉर्म तो आप लोगों ने सही कर लिया होगा, जिन्होंने कर लिया उनको बहुत बहुत बधाई। और एक बार फिर जान लीजिए कि फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट है, ये यूएसए के नागरिकों के लिए है, या ये कर अनुपालन, विदेशी कर अनुपालन अधिनियम बनाया गया जो लागू कर दिया गया है, इसका फुल फॉर्म है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ केवाईसी, केवाईसी को अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके स्टोरेज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं CKYC-R, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री बोलते हैं इसको। अगर किसी का केवाईसी एक बार इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होगा तो बार बार उसको केवाईसी देने की ज़रूरत नहीं है, उसका CKYC नंबर दे देंगे तो उसका केवाईसी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मैक्सिमम डेप्यूटी गवर्नर कितने होंगे आरबीआई में? तो ये तो सरल सा सवाल होगा, मैक्सिमम डेप्यूटी गवर्नर होंगे 4। और एक सवाल, मिनिमम डायरेक्टर कौन कितने होंगे पब्लिक सेक्टर बैंक में? तो इसका सही उत्तर होगा 3, मिनिमम डायरेक्टर इन पब्लिक सेक्टर बैंक 3 होंगे। तो ये थे साथियों कुछ 50 सवाल, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे लगे होंगे, आपने सही तरीके से किए होंगे। आप अपने नंबर गिन सकते हैं क्वेश्चन के साथ कि आपने कितने सही किए हैं, और अपने आप को आंक सकते हैं, सेल्फ अप्राइजल कर सकते हैं। रिजल्ट तो आएगा बाद में, आपने अपना काम किया है। और मैं बोलता हूँ जैसे दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, हमने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करना। जी हाँ, आपने अपना काम कर दिया, अब रिजल्ट जांचने वाले अपना काम करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे जुड़े हुए और सवाल नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अभी 50 सवाल हुए हैं, 50 सवाल और लाएंगे 2 वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। आपके सफलता की शुभकामना करते आपसे विदा लेता हूँ। आपके दिन और रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।